आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के टॉपिक पे। और आज का हमारा लेक्चर होगा सेक्शन 8। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले सेक्शन 8 क्या कहता है ये समझिए। सेक्शन 8 कहता है कि अगर किसी फैक्ट, ठीक है, जिससे मोटिव, जिससे प्रिपरेशन, जिससे कंडक्ट, चाहे वो प्रीवियस हो चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, ठीक है, साबित होता है और उस फैक्ट का संबंध फैक्टिंग इशू से है। दैट मीन्स फैक्टिंग इशू का मतलब क्या होता है? लिटरली फैक्टिंग इशू का मतलब होता है जिस बात को लेकर विवाद है या फिर रिलेवेंट फैक्ट से है, ठीक है, तो हम उस फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं। दैट मीन्स यहां उस फैक्ट का कहने का तात्पर्य है मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट का, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके बारीकी से समझते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोटिव का। देखिए, जब कोई क्राइम होता है तो क्राइम के कॉन्स्टिट्यूट होने में, दैट मीन्स कि मोटिव जो है वो क्राइम का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं माना गया। दैट मीन्स कि अगर किसी ऑफेंस को हम लोग अगर उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट का बात करते हैं तो क्राइम या ऑफेंस के होने को लेके मोटिव का कोई रोल नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक बार जैसे ऑफेंस हो गया तो उसके बाद हम मोटिव का एविडेंस देके यह साबित कर सकते हैं कि वह ऑफेंस किसके द्वारा हुआ है। तो ऑब्वियसली किसके द्वारा होगा? तो उस व्यक्ति के द्वारा होगा जिसने उस ऑफेंस को करने का मोटिव बनाया था या जिसका वो मोटिव था कि वो ऑफेंस हो। समझ में आ गया पॉइंट? तो मोटिव का एविडेंस आप तभी दीजिएगा जब कोई अपराध हो चुका होता है, उसके बाद उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए ही हम मोटिव का एविडेंस देते हैं। आप थोड़ा डिटेल में समझिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को डेथ काउज करने का मोटिव सिर्फ बना लेते हैं तो क्या आपको इस आधार पे क्या कॉन्विक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जिस व्यक्ति को डेथ काउज करने का मोटिव बनाया था, अगर उसका डेथ काउज हो गया है और उसका एक्यूजिशन आप पे लगा है, उसके व्यक्ति के डेथ काउज का एक्यूजिशन आप पे लगा है, तो फिर आपका जो मोटिव है उसका एविडेंस दिया जाएगा इस साबित करने के लिए कि आपने ही वो अपराध किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। ए को पता है कि बी ने सी का मर्डर किया है। ए को पता है कि बी ने सी का मर्डर किया है और ए इस बात को लेके बी को डराता है, धमकाता है, उससे पैसा मांगता है, ठीक है, और बार बार मांगता है, ठीक है। अगर बी पैसा नहीं देगा तो ए कहता है कि यह बात हम पूरे पब्लिक को बता देंगे, ठीक है, जग जाहिर कर देंगे बात को, ठीक है, कि तुमने ही सी का मर्डर किया है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, कुछ दिनों के बाद पता यह चलता है कि ए का भी मर्डर हो गया है। अब ए का जो मर्डर हुआ उसका एक्यूजिशन लग गया बी पे। अब बी ने ही वो ऑफेंस किया है, ये कैसे प्रूव्ड होगा? तो यहां पे अगर इस बात का एविडेंस दिया गया कि ए को बी के द्वारा सी का मर्डर का नॉलेज था, दैट मीन्स कि बी ने सी का मर्डर किया था, इस बात का नॉलेज ए को था, अगर यह प्रूव्ड हो गया तो इससे क्या साबित होगा कि बी के पास मोटिव था कि ए को भी रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि यह भी साबित हो रहा है कि ए जो है बी को बार बार एक्सटॉर्ट कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि वह पूरे दुनिया को जग जाहिर कर देगा कि तुमने ही सी का मर्डर किया है। तो यहां पे बी पे कॉन्विक्शन हो, इसके लिए उसके मोटिव का एविडेंस दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब इसको हम लोग केस लॉ के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग केस लॉ उठाते हैं। फर्स्ट केस लॉ, आर वर्सेस रिचर्डसन का, ठीक है। आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में क्या हुआ दोस्तों? एक्यूज्ड पे आरोप लगा लड़की के डेथ काउज करने का। क्लियर है? हम आपको शॉर्ट में बताते हैं क्या था केस। एक्यूज्ड पे आरोप लगा लड़की के डेथ काउज करने का। क्लियर है? और जिस लड़की का डेथ काउज हुआ है, ठीक है,
वो प्रेग्नेंट थी, और जो प्रेग्नेंट थी वो एक्यूज्ड के द्वारा थी। तो यहां पे अब एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट किया जाएगा, तो इसके लिए अगर ये एविडेंस दिया जाएगा कि यहां पे बी दैट मींस जो एक्यूज्ड है उसके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है कि जो लड़की है उसको रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि उसका जो कैरेक्टर है बच जाए, उसके कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं लगे। तो यहां पे एक्यूज्ड के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है ना कि वो लड़की का डेथ काउज करे। तो अगर ये एविडेंस दिया गया और ये साबित हुआ, तो हम इस एविडेंस को देके साबित कर सकते हैं इस बात को कि एक्यूज्ड जो है लड़की का डेथ काउज किया है, दैट मींस जो एक्यूज्ड है उसने लड़की का मर्डर किया है, ठीक है, और इस आधार पर उसको कॉन्विक्शन हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? देखिए, जब हम लोग, अब यहां मैंने बोला कि कॉन्विक्शन हो सकता है, होगा ही, ऐसा मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब हम लोग कोई फैक्ट रिलेवेंट होता है, तो जब हम लोग एक रिलेवेंसी और उसका उस फैक्ट का दैट मींस एविडेंस का वैल्यू दोनों में अंतर होता है। एक फैक्ट रिलेवेंट है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो पर्याप्त हो कन्विक्शन को लेकर। समझ में आ गया? तो यहां पे जो मोटिव एविडेंस है वो रिलेवेंट है, ठीक है, जो जिसके आधार पर कन्विक्शन हो सकता है, होगा ही, जरूरी नहीं है। और भी एविडेंस चाहिए होता है कन्विक्ट करने के पहले। समझ में आया पॉइंट? सब क्लियर है? अब आते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल पे, समझते हैं। जो दूसरा है वो है आर वर्सेस पामर का केस। अब इस केस में क्या हुआ कि दो दोस्त है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, तुम मुझे कुछ लोन दो, कुछ कर्ज दो। वो कर्ज लेता है, वो पैसे को खो देता है, किसी भी रीजन से वो पैसा उसका जो है डूब जाता है, जो पैसा वो कर्ज लेता है अपने फ्रेंड से। जब सवाल उठता है कि क्या उस फ्रेंड का, जिससे पहले वाले फ्रेंड ने कर्ज लिया था, उसका डेथ काउज हो गया और उसका एक्विजिशन लगा पहले वाले फ्रेंड पे। मान लीजिए ए और बी है, और ए जो है बी से कर्ज लिया और बाद में पता चला कि बी का डेथ काउज हुआ, डेथ मर चुका है, और इसका आरोप लगा है कि इस पे एक्विजिशन लगा ए पे। तो यहां पे इस बात को प्रूव करने के लिए कि ए के द्वारा ही बी का मर्डर हुआ है, दैट मींस उसके फ्रेंड ने, ए ने ही अपने फ्रेंड का मर्डर किया है, तो ये साबित कैसे होगा? तो अगर ये साबित हो गया कि ए का मोटिव था बी को रास्ते से हटाना, दैट मींस उसके अपने फ्रेंड को रास्ते से हटाना, तो इससे यह साबित हो जाएगा कि ए ने ही मर्डर किया है, ठीक है। तो इससे हम जो मोटिव का एविडेंस दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? क्योंकि ए ने बी से, दैट मींस अपने फ्रेंड से कर्ज लिया था और वो कर्ज को लौटा नहीं सकता था, और उसका दोस्त उस पर बार बार प्रेशर बना रहा था कि उसके कर्ज को जो उसने लिया था ए ने वो लौटाए। तो अगर ना रहेगा बी, ना कर्ज देने का कोई झंझट होगा। तो यहां पे ए के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है बी को हटाने का, बी को मारने का, इसलिए इस एविडेंस का, मोटिव एविडेंस का हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में, मोटिव एविडेंस, ये साबित करने के लिए कि ए ने ही मर्डर किया है बी का। क्लियर, समझ में आ गया? यही केस था आर वर्सेस पामर का, ठीक है, आर वर्सेस पामर का केस यही था। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? ये तो हो गया मोटिव का बात, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन पे। देखिए प्रिपरेशन जो एविडेंस है वो क्या है, आप ये समझिए। देखिए, अगर आप किसी अपराध को करने का मात्र प्रिपरेशन करते हैं तो क्या वो पनिशेबल है? तो इंडियन पैनल कोड में ऐसे कुछ ही सेक्शन है जो यह कहता है कि ऑफेंस का प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, क्योंकि वो खुद में भी ऑफेंस है, ठीक है। समझ में आया पॉइंट? लेकिन अगर आप यहां पे सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को देखिए, तो किसी ऑफेंस का प्रिपरेशन कर लेना मात्र ही यह साबित नहीं होता कि उस व्यक्ति ने ही ऑफेंस किया है। जैसे कि अगर आप बाजार गए पिस्टल खरीदें, और पिस्टल क्यों खरीद रहे हैं? किसी को मारने के लिए, किसी का डेथ काउज करने के लिए, लेकिन आपने अभी तक डेथ काउज किया नहीं है, सिर्फ आपने एक पिस्टल खरीदा है, आपने प्रिपरेशन किया है पिस्टल खरीद के, ठीक है, ऑफेंस को करने को लेके। तो आपके सिर्फ पिस्टल खरीदने से ही क्या आपको कन्विक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अपराध जब तक नहीं होगा तब तक जो प्रिपरेशन है उसका कोई रोल ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे अपराध हुआ उसके बाद हम प्रिपरेशन के एविडेंस, दैट मींस प्रिपरेशन एविडेंस को दे सकते हैं, ठीक है, यह साबित करने के लिए कि आपने ही क्या किया, ऑफेंस किया है, ठीक है। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझिए, और इसको एग्जाम्पल समझने के लिए आप आर वर्सेस पामर का ही केस ले सकते हैं। इस केस में
एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जो डेथ काउज किया था, ये तो मोटिव के आधार पे आपको हमने समझा दिया, प्रिपरेशन के आधार पे। उसने डेथ काउज कैसे किया था? उसने जहर देके डेथ काउज किया था, ठीक है। तो और जिस जहर से उसके दोस्त का डेथ काउज हुआ था, जिस जहर से उसके दोस्त का मृत्यु हुआ था, वह वही जहर था जो जहर ए ने खरीदा था, ठीक है, एक्यूज्ड ने खरीदा था। तो एक्यूज्ड के द्वारा खरीदा गया जहर, पॉइजन, और उसके दोस्त का मरना उसी जहर से, इससे क्या साबित होता है? इससे हम ये जो दे रहे हैं, इस बात का जो, इस फैक्ट का जो एविडेंस दे रहे होते हैं, हम एक्चुअली में कौन से फैक्ट का एविडेंस दे रहे होते हैं? प्रिपरेशन से रिलेटेड फैक्ट के एविडेंस को दे रहे होते हैं, यह साबित करने के लिए कि जिस व्यक्ति ने, दैट मीन्स उसके दोस्त ने यह जहर खरीदा, यह पॉइजन खरीदा और उसी जहर से उसकी मृत्यु हुई है, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि वह उसके दोस्त ने ही अपने दोस्त का डेथ काउज किया है। दैट मीन्स कि उसका दोस्त ही मर्डरर है। यह हो गया प्रिपरेशन के आधार पे आपको समझाने का तरीका, ठीक है। केस लॉ से भी समझ में आ गया पॉइंट कि हम प्रिपरेशन का एविडेंस कब और कैसे देते हैं। तो यहां पे जो कुछ पॉइंट आप नोट कीजिए। पहला क्या है कि प्रिपरेशन खुद में ऑफेंस नहीं है एज ए जनरल रूल, लेकिन ऐसे कुछ ऑफेंस हैं जिसका प्रिपरेशन करना भी क्या है? पनिशेबल है, ठीक है, क्योंकि उस ऑफेंस का प्रिपरेशन करना ही खुद में अपराध है, इसलिए वो पनिशेबल है इंडियन पैनल कोड के तहत, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए कि अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं टू कमिट डकैती, तो ये क्या है? खुद में अपराध है, इसलिए वो पनिशेबल है, ठीक है। समझ में आ रहा है? फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको मैंने ये समझाया, ठीक है। और कुछ रिलेवेंट पॉइंट समझिए कि जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई फैक्ट रिलेवेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फैक्ट रिलेवेंट है तो वह पर्याप्त हो गया कन्विक्शन के लिए। वो फैक्ट रिलेवेंट है, उसे यह साबित हो रहा है कि एक्यूज पे लगा ऑफेंस क्या है? प्रूव्ड हो रहा है, लेकिन इस आधार पर सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर रिलेवेंट एविडेंस के आधार पर आप कन्विक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो रिलेवेंसी इज अनदर थिंग और उसका वैल्यू अनदर थिंग होता है, दूसरा थिंग होता है, दूसरा वस्तु होता है। समझ में आ गया पॉइंट? तो यह हो गया प्रिपरेशन को लेके। कुछ और अब अगर एग्जाम्पल का हम लोग प्रिपरेशन से बात करते हैं, तो आगे चल के हम लोग अगर प्रिपरेशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या ले सकते हैं? तो यह ले सकते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप पिस्टल खरीदते हो अपने दोस्त को मारने के लिए, तो सिर्फ आपके पिस्टल खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सिर्फ पिस्टल खरीदना, इससे यह साबित नहीं होता कि आपने वो अपराध, क्योंकि अभी तक अपराध हुआ ही नहीं है, तो इसलिए प्रिपरेशन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। जैसे अपराध हुआ और आपने जो पिस्टल खरीदा, समझ में आ रहा है? मैं आपको डिटेल में समझाना चाह रहा हूं कि जिस आपके दोस्त का डेथ काउज हुआ और आपके दोस्त को जिस गोली से डेथ काउज हुआ है, वह गोली आप ही के बंदूक से चला, उसी बंदूक से चला है जो बंदूक आपने खरीदा है। तो प्रिपरेशन का हम एविडेंस कब देखते हैं? जब ऑफेंस हो गया होता है। उसी तरीके से हम मोटिव का एविडेंस भी कब देते हैं? जब ऑफेंस हो गया होता है, तब यह प्रूव करने के लिए कि ऑफेंस किसके द्वारा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जो प्रिपेयर किया है, जो इसका मोटिव है, समझ में आ रहा है पॉइंट? और थोड़ा अगर हम लोग बात करते हैं तो आप यहां नोट कीजिए कि इंटेंशन और मोटिव दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक है। इंटेंशन इज अनदर थिंग, मोटिव इज अनदर थिंग, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि लेक्चर को ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर डिटेल में जाते हैं। फिर भी आप ये समझिए मोटिव क्या होता है कि मोटिव होता है अल्टीरियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाद के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं मोटिव, क्राइम के बाद के ऑब्जेक्ट को कहते हैं मोटिव, और जो प्योर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटेंशन, ठीक है। जैसे कि आपने इरादा किया किसी को मारने का, ठीक है। आपको अब थोड़ा सा और क्लियर में समझा ही देते हैं कि अगर आपने सिर्फ इंटेंशन बनाया, किसी आपने इरादा किया किसी को मारने का, किसी को ग्रीवियस हर्ट करने का, तो ये है इंटेंशन। लेकिन आप उसको ग्रीवियस हर्ट करना क्यों चाहते हैं? ठीक है, आप रिवेंज लेना चाहते हैं इसलिए, तो ये हो गया मोटिव। समझ में आ गया पॉइंट? अब आते हैं प्रिपरेशन से आगे बढ़ते हैं और आते हैं कंडक्ट पे। देखिए, क्या हम उस फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं जिसका संबंध कंडक्ट से है? तो सबसे पहले कंडक्ट एविडेंस पे बात करने से पहले आप ये समझिए कि किन किन व्यक्तियों का कंडक्ट रिलेवेंट होगा, दैट मीन किन किन व्यक्तियों के कंडक्ट के संबंध में ही एविडेंस दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिविल केसेस में। तो सिविल मामलों में प्लेंटिफ डिफेंडेंट का, उसकी एजेंट का जो है
कंडक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है, पहला। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक्यूज के कंडक्ट का भी एविडेंस दे सकते हैं और विक्टिम के एविडेंस का भी, जो कंडक्ट का एविडेंस है वो हम दे सकते हैं, विक्टिम के कंडक्ट का एविडेंस हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब कंडक्ट एविडेंस से आप समझिए क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, कंडक्ट के एविडेंस का क्या महत्व है और क्या मतलब होता है। देखिए हुआ क्या, एक सर्कुलर निकला जिसमें यह कहा गया था कि जिस व्यक्ति ने डेथ काउज किया है उस व्यक्ति को पुलिस खोजने आ रही है। ठीक है, और यह सर्कुलर पढ़ते ही जो ए है वहां से भाग गया, इस सर्कुलर को पढ़ के। तो यहां पे ए का वहां से जाना सर्कुलर को पढ़ के, उसका ये जो कंडक्ट हुआ, ठीक है, ये जो अपना उसका जो कंडक्ट में चेंजिंग हुआ या उसने जो ये कंडक्ट किया वहां से वो फरार हो गया उस जगह से। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है ना कि उसने ही अपराध किया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पे ये जो बात उठता है ये रिबट भी हो सकता है। ठीक है, इसको बदला भी जा सकता है क्योंकि रिबटल है। समझ में आ गया बात? मैं आपको फिर से समझाता हूं। कंडक्ट एविडेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे कुछ रुपए कर्ज मांगा, लेकिन आपका जो तीसरा दोस्त है वो वहीं खड़ा है और वो आपको बोलता है कि बाबू उसको पैसा मत दो, अगर तुम दोगे तो मेरे तरह तुम भी डूब जाओगे, क्योंकि इसने मेरे से पैसा लेके मुझे लौटाया नहीं है, ये किसी से पैसा लेके लौटाता नहीं है। ठीक है, इस बात पे वह व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया देता नहीं, वो वापस चला जाता है। तो यहां पे जो उसका बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हुए वापस चला जाना, इससे क्या साबित होता है कि वह सबसे पैसा लेता है और किसी को चुकाता नहीं है। उसी तरीके से वह उस व्यक्ति से भी पैसा लिया और उसको चुकाया नहीं है। समझ में आ गया? ये इससे साबित होता है कंडक्ट से। अब देखिए प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट हम लोग समझते हैं। तो प्रीवियस कंडक्ट का पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए अपराध को करने के पहले अगर कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, जैसे कि मान लीजिए अपराध को करने के पहले व्यक्ति क्या करता है कि जो भी तथ्य का इस्तेमाल एविडेंस के रूप में होगा उसको वो मिटा देता है। ठीक है, तो यहां पे ऑफेंस करने के पहले जो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि जिस भी तथ्य को, जिस भी फैक्ट को वो रिमूव हटा रहा है उसका इस्तेमाल एविडेंस के तौर पे नहीं हो सके, इस बात को साबित करने के लिए कि उस व्यक्ति ने ही ऑफेंस किया है, तो उसके प्रीवियस कंडक्ट का भी एविडेंस दिया जा सकता है। उसी प्रकार सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर अब हम लोग आते हैं सब्सिक्वेंट कंडक्ट में। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलर क्या निकला कि व्यक्ति ने ऑफेंस किया, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है। इस बात को सुनते ही वो क्या होता है, वो व्यक्ति जो व्यक्ति भाग जाता है उस जगह से। तो इससे क्या साबित होता है, वो ऑफेंस के बाद जो कंडक्ट कर रहा है उसको सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, और वो भाग रहा है, वो उसका कंडक्ट से क्या साबित हो रहा है कि उसने ही ऑफेंस किया है। क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट कंडक्ट का? अब देखिए, अब थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग बात करते हैं और इससे रिलेवेंट केस लॉ देखिए आप, केस लॉ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस, ठीक है, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में विक्टिम जो है अपना एविडेंस कैसे देती है। विक्टिम का गला कटा हुआ रहता है, वो बोल नहीं सकती है, वह अपना एविडेंस देती है अपने कंडक्ट से, अपने दैट मीन्स कि अपने सर को हिला के, अपने हाथ को हिला के एविडेंस देती है इस बात का कि कौन व्यक्ति है जिसने उसको यह इंजुरी पहुंचाया है। ठीक है, समझ में आया? तो एक अब्दुल्ला नाम का एक्यूज होता है। तो जैसे बहुत सारे व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, उस विक्टिम से पूछा जाता है क्योंकि वह बोल नहीं सकती है। ठीक है, तो अपने कंडक्ट के थ्रू, अपने साइन के थ्रू, अपने हैंड के साइन के थ्रू, अपने गले के साइन के थ्रू वह एविडेंस देने का कोशिश करती है। तो उस विक्टिम को बहुत सारे नाम सुनाए जाते हैं, लेकिन वह किसी भी नाम पे अपना हाथ नहीं हिलाती है। लेकिन जब एक्यूज्ड अब्दुल्ला का नाम आता है तो वह अपना हाथ हिलाती है। तो इससे क्या साबित होता है कि अब्दुल्ला ही है जिसने क्या किया, उसका इंजुरी काउज किया है। तो यहां पे उसने जो एविडेंस दिया, कैसे दिया, बाय वे ऑफ कंडक्ट। समझ में आ गया पॉइंट? और ऐसे एविडेंस को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे एविडेंस को, दैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति अपने कंडक्ट के थ्रू, दैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति बोल के, लिख के एविडेंस नहीं दे सकता है, वो अपने कंडक्ट के माध्यम से, ठीक है, साइन के थ्रू एविडेंस देता है, तो उसकी इस एविडेंस को हम लोग कहते हैं ओरल एविडेंस। और इसके लिए हमको सेक्शन कौन सा देखना होता है, 119 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट।
क्लियर है? तो क्वीन इंप्रेस वर्सेस अब्दुल्ला केस में कंडक्ट का एविडेंस कैसे दिया गया, समझ में आ रहा पॉइंट? तो अब आते हैं जो उसके एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन बात कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन क्या कि क्या स्टेटमेंट का इस्तेमाल एज ए कंडक्ट एविडेंस इस्तेमाल होगा, यूज होगा। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए स्टेटमेंट है, ठीक है, तो क्या उसका हम यूज एविडेंस के तौर पे, कंडक्ट एविडेंस के तौर पे कर सकते हैं? तो एज ए जनरल रूल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दो सर्कमस्टांसेस में कर सकते हैं। पहला क्या है, अगर वह स्टेटमेंट से कंडक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा हो तो कर सकते हैं। दूसरा, अगर स्टेटमेंट से किसी व्यक्ति का कंडक्ट प्रभावित हो रहा है तो फिर उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल एविडेंस के तौर पे होगा। तो पहला पॉइंट कि अगर स्टेटमेंट से कंडक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कंडक्ट एविडेंस के तौर पे यूज होगा। ये एग्जांपल आप समझिए। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया कि यहां पे जैसे सर्कुलर निकला, ठीक है, उस सर्कुलर के बेसिस पे, ठीक है, यहां पे आपको सर्कुलर के पहले हम लोग इस केस में आते हैं, उस सर्कुलर के बेसिस पे वो व्यक्ति फरार हो गया, क्योंकि उसको जैसे भनक मिला कि पुलिस आ रही है एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए, तो वो व्यक्ति उस जगह से क्या हो गया, 9-11 हो गया, वहां से वो हट गया। ठीक है, तो यहां पे जो व्यक्ति का जो स्टेटमेंट था, ठीक है, उस स्टेटमेंट से क्या हुआ, प्रभावित व्यक्ति, उस जो एक्यूज वो भागा, उसका कंडक्ट प्रभावित हुआ। कंडक्ट मींस की स्टेटमेंट से कंडक्ट प्रभावित हो रहा है, तो उस जिस व्यक्ति ने ये बोला कि पुलिस उसको अरेस्ट करने आ रही है, ठीक है, जो एक्यूज है, तो उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कंडक्ट के तौर पे कर सकते हैं हम लोग, कंडक्ट एविडेंस के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि उस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, कंडक्ट प्रभावित हो रहा है किसी व्यक्ति का। समझ में आ गया पॉइंट? तो यहां पे भी देखिए क्वीन इंप्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में भी क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट से, दैट मींस कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है ना कि क्या आपका जो इंजुरी है किसने काउज किया, तो वो बहुत सारे व्यक्तियों का, तीसरा व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों का नाम ले रहा होता है, लेकिन जो विक्टिम वो कुछ नहीं कह रही होती है। लेकिन ये तीसरा व्यक्ति जब अब्दुल्ला का नाम लेता है तो ये अपना हाथ हिलाती है, सर हिलाती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्टेटमेंट से कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो यहां पे इस स्टेटमेंट का यूज होगा कंडक्ट एविडेंस के तौर पे। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट? अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट से क्या हो, किसी व्यक्ति का कंडक्ट प्रभावित हो, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा, यूज होगा कंडक्ट एविडेंस के तौर पे। अब कैसे, देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल बताया था कि यहां पे आता है ए बी से कर्ज मांगने, ए बी से कर्ज मांगने आता है। ए जब बी से कर्ज मांगने आ रहा होता है, ठीक है, तो यहां पे जो तीसरा व्यक्ति है सी, वो कहता है बी को कि तुम इसको पैसा मत दो, तुम दोगे तो ये हमसे पैसा लिया है वापस नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट? और एक बिना कुछ किए वहां से चल जाता, दैट मींस कि सी ने कुछ भी कहा, उससे ए का कंडक्ट प्रभावित हुआ, वो वहां से चला गया, वो दोबारा फिर बी से नहीं मांगा पैसा। तो यहां पे जो सी के द्वारा स्टेटमेंट था उसका इस्तेमाल हम कंडक्ट एविडेंस के तौर पे कर सकते हैं। किस बात को प्रूव करने के लिए कि वह जो, दैट मींस कि जो ए है वो सी से भी पैसा लिया है, उसका पैसा चुकाया नहीं है। समझ में आ गया पॉइंट? यही है, स्टेटमेंट अगर कंडक्ट को प्रभावित करता है तो उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कंडक्ट एविडेंस के तौर पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग सेक्शन 8 के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को कंक्लूड करते हैं हम लोग। अब तो हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस किए सेक्शन 8, ठीक है, और डिटेल में डिस्कस किए। सेक्शन 8 के तहत हम लोग किन किन फैक्ट का एविडेंस देते हैं? मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। तो प्रीवियस कंडक्ट का क्या मतलब, सब्सिक्वेंट कंडक्ट का क्या मतलब, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको मोटिव, कंडक्ट और प्रिपरेशन से रिलेटेड केस लॉ भी समझाया। ठीक है, और इससे जुड़े हुए जो भी रिलेवेंट फैक्ट है मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।